हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। ये आपके कोर्स का भी भाग है, तो आरबीएससी वाले बच्चों वीडियो देख लेना, ये कोर्स के अंदर है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं नाभिकीय ऊर्जा और थोड़ा बहुत भाग नाभिकीय विखंडन का भी। देखिए, वीडियो मोस्टली आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में जाने वाला है, तो थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे तो। ऑलराइट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। शायद अब अदर साउंड डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, तो चालू करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। पहली बात होती क्या है, दूसरी बात जरूरत क्या है। ठीक है, इन दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। होती क्या है वो समझिए। नाभिकीय ऊर्जा मतलब नाभिक के पास में कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी और उस ऊर्जा का हम यूटिलाइज करने वाले हैं, दैट इज नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, तो हम बोलेंगे कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं होने वाली हैं और उन नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होगी उस ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहने वाले हैं। ठीक, वो नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होंगी, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्षति होती है और वह द्रव्यमान क्षति ही किस में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा में, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या होता है, थोड़ा बहुत द्रव्यमान में क्षति होती है। अभिकारकों का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, उत्पादों का द्रव्यमान कम होता है, तो द्रव्यमान क्षति होगी। वो द्रव्यमान क्षति किसमें, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो वहाँ से आ जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या जरूरत पड़ गई भाई ऊर्जा की? देखो बच्चों, आज के टाइम पे आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी है ना। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम बोलते हैं कि कई तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के लिए। हम पवन ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम सौर ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इवन हम तापीय संयंत्रों के द्वारा भी क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तापीय संयंत्र मतलब जहाँ पर कोयले का क्या किया जाता है बच्चों, दोहन करके पानी को गर्म किया जाता है, उसे भाप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस भाप से टरबाइन चला करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, दैट इज तापीय संयंत्र। आपने नाम सुना होगा, हमारे पास में कोटा थर्मल प्लांट है राजस्थान में, है ना। कोटा थर्मल प्लांट है नहीं है, ठीक, वहाँ पर ऐसा ही होता है। कोयले को जलाते हैं, फिर क्या होता है, कोयले को जला करके जो पानी होता है उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम जब टरबाइन के ऊपर आती है, शाफ्ट के ऊपर, तो टरबाइन की शाफ्ट घूमती है और फिर उसके कारण वो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वो जो यांत्रिक ऊर्जा है शाफ्ट वाली, वो कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा के अंदर। ठीक है, एक तरीका वो था। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, वो जो डैम से जो पानी आता है, उस पानी को जब हम शाफ्ट के ऊपर गिराते हैं तो शाफ्ट रोटेट करने लगती है, तो वही वापस से यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट करवाता है विद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में पहले से इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या जरूरत है भाई इस नाभिकीय ऊर्जा की, क्या जरूरत पड़ गई? तो ये थोड़ा सा सोचने और समझने लायक बात है बच्चों। यहाँ पर अगर हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, मतलब चीज़ों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यदि 1 किलो कोयले को जलाया जाए, वापस से सुनिएगा, यदि 1 किलो कोयले को जलाया जाए तो एक बल्ब को 8 घंटे तक चला सकते हैं। एक 100 वाट का जो बल्ब आता था ना पुराना वाला, आजकल तो बल्ब पुराना वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल बल्ब का उपयोग थोड़ा कम होता है। अभी भी बहुत सारे गाँव वाले इलाके जो हैं इंडिया के, उनमें अभी बल्ब यूज हो रहा है, नहीं तो अपन एलईडी के ऊपर स्विच कर चुके हैं। नहीं तो सीएफएल तो सभी के घरों में मिलेगी ही मिलेगी, नहीं तो नॉर्मली अब सभी के पास में एलईडी आ गई। वो कम वाट पे 10 वाट पे बहुत बढ़िया रोशनी देती है। घरों में अगर आप देखोगे तो हमारे बल्ब जो टॉयलेट्स में लगे हुए होते हैं वो 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वाट के लगा लेते हैं। हमारे रूम में अगर आप देखोगे तो 9 वाट, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वाट की एलईडी लगी हुई होती है। 15 या 20 वाट की एलईडी मैंने सामान्यतः देखी नहीं है। हाँ, अगर किसी की ट्यूबलाइट लगी हुई है तो वो जरूर 18 वाट की ट्यूबलाइट जरूर लगी हुई देखी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे तो अपना एलईडी से तो कम ऊर्जा मिलती है, मतलब
कम ऊर्जा में अपना अच्छा काम हो जाता है, कम ऊर्जा की खपत में अच्छा काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं पुराने वाले बल्ब की बात करूं और उसे अगर 1 किलो कोयले का दोहन करके उस पुराने वाले 100 वाट के बल्ब को जलाया जाता तो वो कितने घंटे चलता? 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे की एनर्जी देता है। ये एक डेटा एनालिसिस है, ये हमने एनालिसिस किया कि 8 घंटे तक वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बल्ब को चला पाएगा। लेकिन अगर उसी की ही जगह मतलब कोयले को हटाओ, 1 किलो कोयले को हटाओ और उसकी जगह 1 किलो यूरेनियम रख दो, यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम का नाम तो आप सभी ने सुना है। तो यूरेनियम 235 का अगर 1 किलो ले लिया ना बच्चों, और फिर उसका दोहन किया गया, मतलब उससे हमने क्या किया, नाभिकीय विखंडन करवाया। ठीक, तो वो 1 किलो यूरेनियम बच्चों उसी 100 वाट के बल्ब को 30,000 साल तक चलाएगा। 30,000 ईयर्स, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ज़्यादा साल है, पता चला। ठीक है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हमारे सामने आया कि अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें कितनी फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखिए, अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो फिर आपको कुछ ना कुछ कर्ज चुकाना भी पड़ेगा। तो नाभिकीय ऊर्जा आसानी से प्राप्त की भी नहीं जाती है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, तब जाके प्राप्त होती है। और इसके हानिकारक आप कह सकते हैं, इसकी हानियाँ भी बहुत ज़्यादा भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे मतलब ये सब कुछ बिल्कुल 100% प्योर चीज़ है। ठीक है, इसके सारे इससे अल्फा बीटा गामा किरणें जो निकलती होंगी वो तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। तो नुकसान भी है, लेकिन अगर उस नुकसान को दरकिनार कर दें तो इससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी बच्चों वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसका हम अधिक समय तक उपयोग कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसलिए फिर नाभिकीय संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र बनाए गए हैं बहुत सारे देशों में, हमारे इंडिया के अंदर भी हैं। ठीक है, तो नाभिकीय संयंत्रों से बहुत ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बात ऑलराइट। आपको याद हो तो पोखरण में ब्लास्ट किया था इंडिया ने, किया था ना? 5 ब्लास्ट किए थे कभी। चलिए 1998 की बात है, शायद परमाणु मूवी देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो नाभिकीय ऊर्जा की वापस से अपन बात करते हैं। अगर एग्जाम में आए तो हमें क्या लिखना है वो मैं बता देता हूं। तो हम लिखेंगे नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाओं, और नाभिकीय अभिक्रियाएं कौन सी हैं? जैसे नाभिकीय विखंडन एवं संलयन में कुछ मात्रा में द्रव्यमान क्षति होती है। क्षति होती है अर्थात अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान में कुछ अंतर होता है। यह द्रव्यमान या फिर क्षयित द्रव्यमान या फिर यही द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं, जैसे लेट सपोज करो
कि x का रिएक्शन किसके साथ में कराया, y के साथ में कराया, तो क्या बन रहा है, तो हमने बोला A और B बन रहा है, ठीक है। और इस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ क्या मुक्त हुई होगी, ऊर्जा मुक्त हुई होगी। तो फिर ये ऊर्जा कैसे निकाली, तो हमने लिखा Q ऊर्जा बराबर अभिकारकों का द्रव्यमान ज्यादा मान के चल रहा हूँ, उत्पादों का द्रव्यमान कम मान के चल रहा हूँ। तो अब मैंने बोला अभिकारकों का द्रव्यमान जोड़ो और उसमें से किसके द्रव्यमान को घटा दो, उत्पादों के द्रव्यमान को घटा दो, ठीक है। तो ये द्रव्यमान क्षति आई और ये आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जानी। ये क्यों ऊर्जा ही वास्तविकता में देखा जाए तो क्या है बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रियाएं कौन सी है, तो मैंने लिख दी है आपको, विखंडन और संलयन, ठीक है, फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। विखंडन को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, और संलयन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। आप बोलते हो ना ये म्यूजिक का फ्यूजन आ गया, फ्यूजन मतलब बहुत सारे म्यूजिक को आपने मिक्स कर दिया है, मिक्सिंग, ठीक है। ऑलराइट, चलिए इस चीज को उतारिए, फिर इसके बाद में नाभिकीय विखंडन को पढ़ते हैं। जल्दी से इसे उतारें। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स में चीजें इजी हैं, बस ये हमारे समझने का दृष्टिकोण है कि हम उन्हें कैसे ग्रैब करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मेरा नहीं समझ में आता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे और उन्हें समझ में आता होगा। अच्छे तो तभी लगेंगे जब समझ में आएगा। तो सभी का समझाने का एक पैटर्न है, कुछ एक बच्चों का पैटर्न मेरे से मैच कर गया इसलिए समझ में आ जाता है उनको, ठीक है। मैं बस चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम आप उसे एक बार के लिए रिवाइज कर लेंगे ना बच्चों, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो गई, और चीज़ें मैं आपको वैसी ही बताऊंगा जो आप याद कर पाए, ठीक, डन हुआ? ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों नाभिकीय विखंडन की। सबसे पहली अभिक्रिया है नाभिकीय विखंडन। आज देखते हैं नाभिकीय विखंडन को कितना कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। नाभिकीय विखंडन में हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। ये नाभिकीय विखंडन मतलब, विखंडन का मतलब आप सभी को पता है, टूट जाना। तो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, कोई भारी नाभिक जो होता है वो दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब वो टूटता है तो द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान क्षति होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और वही ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाभिकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये बेसिक सी बात हो गई। ये जो नाभिकीय विखंडन है बच्चों, पहली बार देखा जाए तो दो वैज्ञानिक हैं, स्ट्रॉसमैन एंड ऑटो हान। ये ऑटो हान और स्ट्रॉसमैन ने क्या किया, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई। जैसे ही 1932 के आसपास में जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की खोज की, तो इन्होंने क्या किया, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई। न्यूट्रॉन क्यों यूज़ किया, अदर को क्यों नहीं यूज़ किया बौछार कराने के लिए, तो उन्होंने ये समझा कि न्यूट्रॉन जो है वो एक आवेश रहित पार्टिकल है। आवेश रहित है तो ये नाभिक तक सीधा पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि नाभिक के पास में प्लस का आवेश है, न्यूट्रॉन के पास में कोई आवेश है ही नहीं। अगर कुछ आवेश होता तो नाभिक या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता। लेट्स सपोज करो मैं अल्फा कण यूज करता, तो अल्फा कण तो नाभिक के अंदर पहुंच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि न्यूट्रॉन जो है उसके पास में कोई आवेश ही नहीं है, तो अगर मैं उसको बौछार कराऊंगा तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, नाभिक से टकरा जाएगा। नाभिक से टकरा जाएगा तो फिर वो किससे अंतःक्रिया करेगा, नाभिक के अंदर जो पहले से उपस्थित हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनसे अंतःक्रिया करना चालू करेगा। अंतःक्रिया करना चालू करेगा तो विखंडन, ठीक है, नाभिक को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये नाभिक जब टूट जाता है ना, तो उन्होंने क्या किया कि
यूरेनियम 235 के ऊपर उन्होंने प्रहार करवाया। किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की बौछार करवाई उन्होंने और देखा कि वो जो 235 यूरेनियम था, द्रव्यमान संख्या बता रहा हूँ 235, वो कन्वर्ट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। कोई जरूरी नहीं है हमेशा ही बेरियम और क्रिप्टॉन हो। कुछ किताबों में कहा जाता है 20 से अधिक युग्मों का निर्माण हो सकता है। कौन से युग्म का निर्माण होगा ये नहीं पता। कुछ किताबों में लिखा हुआ है लगभग 33 प्रकार के युग्मों का निर्माण होता है। कौन सा युग्म का निर्माण होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, एक जनरल आइडिया ले रहा हूँ, बेरियम और क्रिप्टॉन में वो क्या हो जाता है? टूट जाता है और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन्स भी मुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन का बौछार करवा रहे हैं और अभिक्रिया के दौरान भी न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है और कुछ मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त हो रही है। ठीक है, वो ऊर्जा क्यों मुक्त हुई? उसका सिंपल सा रीजन था द्रव्यमान क्षति। जो द्रव्यमान क्षति हुई वही किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये किसने बताया? ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने। तो आप कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन के जनक कौन है? ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। नाभिकीय विखंडन होता क्या है? तो हम बोलते हैं जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो वह भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए लिख लेते हैं। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो यह भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, अब यहां से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया रेफरेंस कि न्यूट्रॉन का हमने क्या कराया? बौछार करवाया। तो यहां से आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि किसी भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक, इस प्रक्रिया में कुछ मात्रा में द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान क्षति होती है जो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत अरे क्या लिख रहा हूं मैं आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नाभिकीय विखंडन को अगर मैं समझूं और यूरेनियम 235 का उपयोग करें। देखिए यूरेनियम 235 एक समृद्ध यूरेनियम है।
समृद्ध यूरेनियम क्यों बोला? क्योंकि हम जानते हैं कि जब यूरेनियम 235 को तोड़ना होता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए जिस न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा बहुत कम होती है। वो एक तापीय न्यूट्रॉन है। तापीय न्यूट्रॉन कौन से? ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम हो, लगभग 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सोचो, नाभिक की ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जबकि इस नाभिक को तोड़ने के लिए, यूरेनियम के नाभिक को तोड़ने के लिए जिस न्यूट्रॉन का आप उपयोग कर रहे हैं उसकी ऊर्जा बहुत कम है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाकई में बहुत कम है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे न्यूट्रॉन का उपयोग हम किसके लिए कर लेते हैं? आंसर है उस नाभिक को तोड़ने के लिए कर लेते हैं, यूरेनियम के नाभिक को तोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बहुत कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन की सहायता से हम यूरेनियम 235 को तोड़ सकते हैं। इसलिए यूरेनियम 235 क्या है? एक समृद्ध यूरेनियम का समस्थानिक है, समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है उसे। ठीक है, यूरेनियम 238 भी क्या है? यूरेनियम का एक समस्थानिक है। यूरेनियम 234 भी होता है, लेकिन यूरेनियम 234 का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यूरेनियम 235 जो है वो प्रकृति में बहुत कम है, ये बात और ध्यान में रखें। लगभग 0.7% ही अवेलेबल है इस प्रकृति में यूरेनियम 235, कहते हैं ऐसा। ऑलराइट, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों यूरेनियम 235 का, तो ये जो यूरेनियम है ये न्यूट्रॉन के साथ में अभिक्रिया जब करता है ऐसा, तो बनाता है यूरेनियम 236 जो कि पूर्णतः अस्थायी है। जोड़ के देख लो, 92 236, ये पूर्णतः अस्थायी है, तो क्षणिक रूप में बनता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, ये 36 और ये है 56। देखिए 6 6 12, ऊपर लगी 1, 92 में बैठ गया। ठीक, ये शायद 141 लिख सकता हूँ मैं और इसे 92 लिख देते हैं। देखिए जोड़िए कितना हुआ, 3 हो गया और 14 14 और 6 20 20 और 3 23, 233 हो गए। यहाँ पे चाहिए कितने? 236 चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा आपको तत्व चाहिए या कण चाहिए, यहाँ पे कण मैं बोलूँगा, जिसके पास में 3 द्रव्यमान संख्या हो और परमाणु क्रमांक कुछ भी नहीं। तो हम बोलते हैं एक कण ऐसा मिल सकता है। कैसा? तो हम बोलते हैं वैसे 3 कण आप बाहर निकाल दो, तो मैं बोल रहा हूँ 3 न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दो। द्रव्यमान संख्या 1 है जबकि परमाणु क्रमांक 0 है, तो 3 द्रव्यमान संख्या एडजस्ट हो गई क्या? हो गया 236। और इस प्रक्रिया में कुछ मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। और ये वाली ऊर्जा जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, समझना इस चीज को, इस वाली ऊर्जा को जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये ऊर्जा ऑल एंड ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ऊर्जा ऑल एंड ऑलमोस्ट आती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है ये ऊर्जा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप समझ सकते हैं। कैसे समझ? एग्जाम में नहीं उतारना है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, ये उतार लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कहाँ से, है ना। तो इसके लिए हमने क्या करना है वो समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिससे हम एक आइडिया लगा पाएंगे। देखिए क्या आइडिया बैठ रहा है हमारे पास में। तो हमने बोला कि माना किसी परमाणुीय नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या A बराबर कितनी है? 240। और विखंडन के बाद वो 120 और 120 के 2 नाभिकों में टूट जाता है। अब थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि 120 और 120 के फिक्स नाभिकों में कोई नहीं टूटता।
ठीक है। ये विखंडन जब आप प्रतिशत देखोगे ना, उत्पाद प्रतिशत, ठीक, तब आपको पता चलेगा कि दो बराबर में नहीं टूटता, लगभग बराबर में टूटता है, लेकिन एग्जैक्ट बराबर में टूटने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। लेकिन हम एक सिद्धांत तय मान करके चल लीजिए, हम सिद्धांत तय मान करके चलेंगे, हमें सिर्फ लगभग में आइडिया लेना है कि विखंडन से कितनी ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो ये नाभिक है 240 वाला, और इस 240 वाले द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की ऊर्जा कितनी होगी, तो हमने बोला 170 द्रव्यमान संख्या से ज्यादा हो गया। अगर 170 से ज्यादा हो गया तो फिर इसका जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी, प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी होगी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। आपको वो ग्राफ याद आ रहा है? वो ग्राफ इंपॉर्टेंट था बच्चों, मैंने आपको बोला भी था कि वो वीडियो देख लेना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाला, क्योंकि उसका उपयोग होगा यहाँ पर, उस डेटा का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ये द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा है। चूंकि 170 से ज्यादा है तो हमें ग्राफ से पता चलता है कि इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। मान के चलते हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एवं इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा है। तो फिर टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो हमने लिखा टोटल बाइंडिंग एनर्जी EB, और वो भी इनिशियल की कितनी होगी, तो आंसर है एक न्यूक्लियन की इतनी, तो इतनी न्यूक्लियनों की कितनी होगी, तो हमने किया 240 को गुणा किया किससे, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इतनी होगी शुरुआत में टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और जब ये टूट रहा है तो 120 के 2 में टूटेगा, ठीक। तो हमने बोला नाभिकीय विखंडन में यह 120 द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में टूटता है, नाभिकों में टूटता है, जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी भाई, 120 वाले में टूटा है। अब 120 जो है द्रव्यमान संख्या वो आ रही है 30 और 170 के बीच में, और हमें पता है 30 और 170 के बीच में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम में खेलती है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। वो फेरस की थी, Fe की थी, लोहे की थी, ठीक है। तो ये लोहे से तो कम होगी और 8 से ज्यादा होगी, ठीक है। लोहे की 8.8 थी, इनकी 8 से ज्यादा करनी है तो हम मान के चलते हैं 8.4 या 8.5, ठीक। मैं मान के चलता हूँ 8.5 कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ, ठीक है। जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग कितनी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः अब फाइनल अपन बात कर रहे हैं भाई, ये उत्पाद नाभिक है, ये बात ध्यान रखना, विखंडन में जब काम हो चुका है तो ये उत्पाद नाभिकों की बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये कितनी होगी, तो कितने बने, 2 बने। एक की द्रव्यमान संख्या कितनी थी, 120 थी, तो 2 की द्रव्यमान संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, या टोटल कितने न्यूक्लियन हो जाएंगे, तो हमने बोला टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 2 × 120। एक के पास में 120 न्यूक्लियन है तो 2 के पास में कितने होंगे, 240 हो जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, यह 120 द्रव्यमान संख्या के 2 नाभिकों में टूट रहा था ना। और फिर एक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये देखेंगे कि ये हो गया 240 × 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फाइनल बाइंडिंग एनर्जी थी। तो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी क्या आया, अतः क्या होगा, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी में से घटा दो किसको, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी को,
बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा को, है ना। अंतिम बंधन ऊर्जा में से प्रारंभिक बंधन ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये कितनी थी अंतिम, 240 गुणा 8.5। प्रारंभिक कितनी थी, 240 गुणा 7.6। और ये सारा का सारा गेम किस में चल रहा है भाई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। 240 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा, 8.5 में से घटाना पड़ेगा किसको, 7.6 को, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 8.5 में से 7.6 को घटाओ तो 240 गुणा होगा किसे, 8 कितना, 0.9 बैठेगा, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, गुणा करते हैं भाई, 240 से तो कम आएगा वैसे भी, तो 0.9 को गुणा करना है 240 से, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना पता चला। तो हम कह रहे हैं कि जब नाभिक के विखंडन करवाया गया ना, तो जो ऊर्जा मुक्त हुई वो लगभग कितनी है बच्चों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊर्जा जो है वो नाभिक के विखंडन में क्या होती है, मुक्त होती है। बात समझ में आई, ये डन है। चलिए, तो इस चीज को जल्दी से उतारो एक बार के लिए, मेक इट फास्ट। सिंपल है बच्चों, ये बहुत सिंपल है। उतार लिया, चलिए। अब नाभिकीय विखंडन को समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना ट्राई किया, ठीक है। इनमें से एक वैज्ञानिक बोर भी हैं, बोर एंड व्हीलर। इन्होंने द्रव बूंद मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था बच्चों, द्रव बूंद मॉडल, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है जिसे मैं आपको समझाने वाला हूं, तो उतारना आपका काम है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ द्रव बूंद मॉडल का पैटर्न समझा देता हूं कि उन्होंने क्या समझाया था। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ बोर एंड व्हीलर, ठीक है, टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फिजन। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, देखिए आपको यहां पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक यूरेनियम या प्रारंभिक नाभिक जो था उसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। नाभिक के अंदर की बात बता रहा हूं, चूंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स प्रतिकर्षित करने चाहिए एक दूसरे को। ये बोर ने माना भाई समझाने के लिए, वो उसकी खुद की अवधारणा, उसकी खुद की परिकल्पना है, तो कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है वो समझिए। तो उसने पहले डायग्राम में क्या किया, उसने बताया कि नाभिक लिया उसने ये, ठीक है, और नाभिक की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, उसने पूरी गोली आकृति ली है। वो बोल रहा है कि नाभिक के अंदर दो बल काम कर रहे हैं, एक तो अंत आकर्षणीय बल जो कि नाभिकीय बल स्वयं हो गए वो आकर्षणीय होते हैं, और एक कुलाम प्रतिकर्षणीय बल। कुलाम प्रतिकर्षणीय मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है। तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करके रखते हैं, इसलिए वो एक संतुलित अवस्था के अंदर है प्रारंभ में वो नाभिक, ठीक है। कौन कौन से बल, अंत आकर्षणीय बल और कुलाम प्रतिकर्षणीय बल जो है, ये दोनों बल नाभिक के भीतर एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, संतुलित करते रहते हैं। इस कारण नाभिक जो है वो अपनी एक स्थायी आकृति को प्राप्त कर लेता है। जब इस नाभिक के ऊपर प्रहार कराया जाता है किसका, न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन किससे इंटरेक्ट करता है, इस नाभिक से इंटरेक्ट करता है। जैसे ही इस नाभिक से इंटरेक्ट कर देता है, ये नाभिक को उत्तेजित कर देता है, ठीक है। ये नाभिक को क्या करता है, अत्यधिक ऊर्जा के साथ में उत्तेजित कर देगा भाई साहब। अब ये नाभिक जो है इनकी ऊर्जा का पार ही नहीं हो रहा है, और अब ये नाभिक थोड़े से ऐसे हो गए, थोड़े से अंडाकार, और वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट तो समझ रहे हो ना, कंपन कर रहे हैं ये भाई साहब,
तो आपको दूसरा डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो रही है क्योंकि नाभिक जो है वो अत्यधिक ऊर्जा के साथ में उत्तेजित हो चुका है, तो ये नाभिक क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, चूंकि इस स्थिति के अंदर अब प्रतिकर्षण बल, कूलाम प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाते हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना ज्यादा चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, अब इसकी आकृति डंबल नुमा हो जाएगी। ऐसी ये वो कौन सी आकृति को प्राप्त कर लेता है, एक डंबल नुमा आकृति को प्राप्त कर लेता है। आप देखेंगे एक तरफ द्रव्यमान आधा चला गया, एक तरफ द्रव्यमान आधा चला गया, ऐसा इस द्रवपूर्ण मॉडल में दर्शाया गया है, जैसा मैं देख पा रहा हूं। ठीक, अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो चुके हैं। प्रतिकर्षण बल प्रभावी हुए तो फिर क्या हुआ, अब ये टूट जाएंगे। ठीक है, टूटे तो ऐसा यूं, ऐसे दो भागों में ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे वहां पर। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ये ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ऊर्जा को मुक्त करते हैं तो वापस से एक परफेक्ट शेप प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से ये क्या कर लेते हैं, एक परफेक्ट शेप प्राप्त कर लेते हैं। कब, जब ये ऊर्जा को क्या करने लगते हैं, मुक्त करने लगते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये एक समझाने का तरीका था किसका, बोर और व्हीलर का, कि जब किसी भी स्थायी नाभिक पर न्यूट्रॉन का बौछार कराई जाती है तो वह उस नाभिक को उत्तेजित कर देता है, अत्यधिक ऊर्जा के साथ में क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। और इस उत्तेजित नाभिक का आकार जो है वह परिवर्तित होने लगता है एवं यह कंपन करने लगता है। इस स्थिति में नाभिक के भीतर कूलाम प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाते हैं एवं यह एक डंबल नुमा शेप प्राप्त कर लेता है और अंततः यह दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। और यही क्या है, नाभिकीय विखंडन है, जो किसने समझाया, बोर और व्हीलर ने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करी। क्या वास्तविकता में ऐसा है, तो भाई नहीं पता, ऐसा थोड़ी होना चाहिए था, इस तरीके का शेप नहीं। चलिए, तो ये एक समझाने की प्रक्रिया थी उनकी, जो कि कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है। ठीक है ये बात, तो इस चीज को आज तक कभी द्रवपूर्ण मॉडल पूछा गया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक परिकल्पना थी जो बोर और व्हीलर ने दी थी समझाने के लिए। ठीक है, इस चीज को उतार लीजिए, डायग्राम को उतार लीजिए जल्दी से, जो आपको दिखाई दे रहा। मैं आगे वाला पॉइंट देख लेता हूं इतनी देर में। ओके, अब इसके आगे हम नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ेंगे और इसी के बीच में एक ग्राफ है उत्पाद प्रतिशत और द्रव्यमान संख्या के बीच में। ठीक है, इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। उत्पाद प्रतिशत और द्रव्यमान संख्या के बीच में एक ग्राफ है, उसको डिस्कस करना रह गया है। और आपको ये और बताना है कि तापीय न्यूट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे प्राप्त हुई, वो और देखते हैं। ठीक है, उतार लिया। ओके, चलिए, तो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड था तो बता देता हूं। उत्पाद प्रतिशत और द्रव्यमान संख्या, नाभिकीय विखंडन में उत्पाद प्रतिशत मतलब जो उत्पाद मिल रहे हैं, जैसे वहां पे क्रिप्टॉन और क्या मिल रहा था, बैरियम मिल रहा था। ठीक है, इनके मिलने के चांसेस कितने हैं, तो इसके लिए एक ग्राफ है, किस किस के बीच में, उत्पाद प्रतिशत एवं उत्पाद द्रव्यमान के बीच में। देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां पर तो है उत्पाद प्रतिशत मिलने के चांसेस, और कौन सी द्रव्यमान संख्या के लिए, द्रव्यमान
संख्या। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है बच्चों। आप बुक में देखेंगे तो ये दोनों लगभग बराबर मिल रहे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जो समान द्रव्यमान है ना, समान द्रव्यमान के लिए उत्पाद प्रतिशत न्यूनतम होता है। मतलब 120, अपने 240 को 120 और 120 में तोड़ा था मैंने समझाते टाइम, और मैंने ये भी कहा था कि चांसेस बहुत कम है कि फिक्स 120 और 120 में टूट जाए। वो ये बताता है कि समान द्रव्यमान संख्या वाले उत्पाद में टूटना न्यूनतम है। ठीक है, क्या होता है उससे 120 से कम, 120 से कम क्या होगा 100, ठीक है, और 120 से ज्यादा क्या होगा 130। तो टूटने के चांसेस 100 और 130 के ज्यादा थे। कौन से वाले केस में? 240 द्रव्यमान संख्या वाले उत्पाद के टूटने के चांसेस किसमें थे? 110 और 130 में टूटने के चांसेस ज्यादा थे, या फिर 100 और 140 में टूटने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन 120 और 120 में टूटने के चांसेस न्यूनतम थे, नेग्लिजिबल थे, आप ये कह सकते हैं। यही उत्पाद प्रतिशत बताता है कि बराबर द्रव्यमान संख्या वाले का टूटने बहुत मुश्किल है, उससे कम और उससे ज्यादा में टूटना ये थोड़ा सा काम ठीक बैठता है। तो ये उत्पाद प्रतिशत वाला डायग्राम था। फिर एक आता है यहाँ पर तापीय न्यूट्रॉन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यूरेनियम 235 को तोड़ने के लिए कौन से न्यूट्रॉनों की आवश्यकता है? तापीय न्यूट्रॉन की। कौन से की? तापीय न्यूट्रॉन की। ये तापीय न्यूट्रॉन क्या है और इनकी ऊर्जा कैसी होती है? तो हम बोलते हैं सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर जो न्यूट्रॉन उपस्थित होता है उसकी जो ऊर्जा है वही तापीय न्यूट्रॉन की ऊर्जा होगी और वही तापीय न्यूट्रॉन होगा। अब ये तापीय न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो हम बोलते हैं, देखो न्यूट्रॉन की ऊर्जा 3/2 kT लिखी थी, याद आ रहा है क्या? लिखी थी ना वहां पर। तो हमने लिखा 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर तो यही है ना, 300 केल्विन ताप पर न्यूट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, कितनी है वो देखिए। तो हम लिखेंगे ये ऊर्जा होगी 3/2 kT, जूल में आएगी। ये बात ध्यान में रखना, मैं इसको एनर्जी E लिख देता हूं, ठीक है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये किस में आएगा? ये पूरा का पूरा जूल में आएगा। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर किसका डिवाइड देंगे? इलेक्ट्रॉन के आवेश का डिवाइड देंगे। चलिए काम करते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूं 300 केल्विन, तो पता है ना क्या होता है? रूम टेम्परेचर 300 केल्विन ही मानते। तो 3/2, के का मान कितना? 1.38 गुणा 10 की घात -23, फिर टी का मान कितना? 300 और भाग लगाएंगे किसका बच्चों? ये तो जूल में आया और इसमें भाग लगाएंगे किसका? 1.6 गुणा 10 की घात -19, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई ऊर्जा। यही तरीका होता है जूल को कन्वर्ट करने का। जब हम इस सारी रामायण को सोल्व करते हैं बच्चों, तो हमें ये पता चलता है कि ये मान आता है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोल्व करने पर, ठीक है। इसे सोल्व करने पर कितना आता है? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये जो ऊर्जा है तापीय न्यूट्रॉन की कितनी होती है? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि बहुत कम है। इतनी ऊर्जा के न्यूट्रॉन से ही नाभिक के विखंडन आसानी से हो जाएगा। किसका बच्चों? यूरेनियम 235 का। 238 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यूरेनियम 238 को तोड़ने के लिए तो अत्यधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ और उतार लीजिएगा। तापीय न्यूट्रॉन की ऊर्जा ये भी पूछ लेता है, कितनी होती है, कैसे आती है, ये पूछने के चांसेस कम है। कितनी होती है ये पूछ लेता है, ठीक है। जल्दी से उतारें। ओके, हो गया। चलिए, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होगी, एक है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसे हम डिस्कस करेंगे।
आज सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस लेकर के चलते हैं हम। देखिए, जब हमने बात करी किसकी बच्चों, यूरेनियम की, तो हमने बोला कि जब यूरेनियम के ऊपर, यूरेनियम 235 लिख देता हूँ, इसके ऊपर जब प्रहार करवाया गया किसका, न्यूट्रॉन का, ठीक, तो ये यूरेनियम 235 जो है वो वास्तविकता में टूटता है किसमें, आंसर है बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। और इस केस में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मैं मान करके चल रहा हूँ कि 2 न्यूट्रॉन जो है वो मुक्त हो रहे हैं, ठीक है, ये 2 न्यूट्रॉन जो है वो मुक्त हुए, ठीक। तो आप देखेंगे ये एक पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है यहाँ पर, और प्रथम पीढ़ी में एक ही न्यूट्रॉन आ रहा है। जबकि जब मैं नेक्स्ट पीढ़ी की बात करता हूं तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन देखने को मिल रहे हैं मेरे को, कितने, 2, है ना। इसे आगे कर देते हैं, द्वितीय पीढ़ी, ठीक। और अब ये 2 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बचे हुए यूरेनियम के ऊपर प्रहार करते हैं, और बचे हुए यूरेनियम पे प्रहार करने पर वापस से वो यूरेनियम टूटता है किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और वापस से वो क्या करता है, 2 न्यूट्रॉनों को मुक्त करता है। इसने भी 2 न्यूट्रॉन मुक्त कर देने हैं, ठीक। ऐसा कैसा, ये यूरेनियम भी कर रहा है, ठीक, और इसने भी क्या करना है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाना है, या फिर किसी और समस्थानिकों में टूट रहा होगा, और इसने भी 2 न्यूट्रॉनों को क्या कर देना है, मुक्त कर देना है, ठीक। अब आप आगे देखें, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, तृतीय पीढ़ी, ठीक, 4 आए। अब ये जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं ये न्यूट्रॉन ही तो हैं, ये जो न्यूट्रॉन आए ये बचे हुए यूरेनियम का विखंडन करेंगे, ठीक है। इस यूरेनियम को वापस से किसमें तोड़ेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ेंगे, और फिर क्या बनाएंगे, ये 2 न्यूट्रॉन और बनाएंगे, और ये इस तरीके की अभिक्रिया उत्तरोत्तर चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी, कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन अप्लाइड है वो समझने वाली बात है। ठीक है, ऐसे ही आगे की ओर चलता ही जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो लगातार यूरेनियम का इसमें क्या होता जा रहा है, विखंडन होता जा रहा है, एक स्वपोषी विखंडन अभिक्रिया है। स्वपोषी मतलब स्वयं ही चलती जा रही है, स्वयं का ही पोषण करती जा रही है। क्यों पोषण करती जा रही है, क्योंकि विखंडन के लिए आवश्यक है न्यूट्रॉन, और वो न्यूट्रॉन हर बार विखंडन में मिलता जा रहा है। एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता थी शुरुआत में, बचे हुए न्यूट्रॉन तो ये खुद ही बनाता जा रहा है, और वो जो बचे हुए न्यूट्रॉन जो ये खुद बना रहा है वो अन्य यूरेनियम का क्या करते जा रहे हैं, विखंडन करते जा रहे हैं। उन विखंडन से वापस से न्यूट्रॉन मिल रहा है, वो न्यूट्रॉन वापस से बचे हुए यूरेनियम को तोड़ रहा है। तो ये अभिक्रिया लगातार चलती जाती है। शर्त, कंडीशन अप्लाइड। कब तक चलेगी, पहला, यूरेनियम का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए। ये क्रांतिक द्रव्यमान क्या हो गया, क्रांतिक द्रव्यमान बच्चों वो न्यूनतम द्रव्यमान है जो कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। अगर इससे कम द्रव्यमान होगा तो विखंडन अभिक्रिया नहीं होगी, इससे ज्यादा द्रव्यमान होगा तो विखंडन अभिक्रिया संभव हो पाएगी। बात समझ में आई, वापस से समझ लीजिए क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि नाभिकीय विखंडन हेतु न्यूनतम द्रव्यमान, जो नाभिकीय विखंडन हेतु आवश्यक होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रांतिक द्रव्यमान। इससे कम द्रव्यमान होने पर नाभिकीय विखंडन संभव नहीं हो पाता। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। नाभिकीय अभिक्रिया संभव नहीं हो पाएगी अगर द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है। पहला बात समझ में आया कि यूरेनियम का द्रव्यमान जो है वो क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा ही होना चाहिए, क्रांतिक द्रव्यमान से कम नहीं होना चाहिए, तो फिर श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहेगी। दूसरा, ये जो न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बच्चों, इनकी ऊर्जा ऐसी कम नहीं है। कितनी ऊर्जा का चाहिए था, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का चाहिए था। ये भाई साहब जो निकल रहे हैं ना, ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर के बैठे हैं।
ठीक है, चाहिए कितनी ऊर्जा, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिल कितनी रही है न्यूट्रॉनों को इस समय विखंडन में, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा है क्या, एक काम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा के निकल रहे हैं, चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के। ये तो दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत है। इन न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इनका वेग भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेग ज्यादा होगा तो ये भाई साहब ये रुकेंगे क्या अभिक्रिया करने के लिए, नहीं, ये तो पार बोलेंगे, ये रुकने ही नहीं है, ये रिएक्टर में रुकना ही नहीं है, ये पहले ही पार बोलेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यूरेनियम को तो तोड़े ना तोड़े वो भगवान मालिक है, लेकिन ये पहले बाहर निकलेंगे, दुम दुबा करके निकल लेंगे। ठीक है, ऐसे न्यूट्रॉन है ये। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना पड़ता है। ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन है जो विखंडन से प्राप्त होते हैं। इन्हें कौन से न्यूट्रॉन बोलते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन। विखंडन अभिक्रिया को, श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया को चलाने के लिए इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना पड़ता है। किसकी सहायता से, मंदकों की सहायता से। इनको टकराते हैं मंदकों पर। ठीक है, मंदकों से जैसे ये टकराते हैं ना बच्चों, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, और मंदक की प्रॉपर्टी है कि मंदकों का द्रव्यमान बच्चों कम होना चाहिए। उनका जो खुद का एक मंदक का जो स्वयं का भार है, उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मंदकों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, भारी जल का, ग्रेफाइट का, इनका उपयोग किया जाता है, ताकि उनसे टक्कर करने के पश्चात इनकी ऊर्जा में अधिकतम हानि हो। जितनी ऊर्जा में हानि होगी उतना ही तो वेग कम हो जाएगा, विचार होगा। ठीक है, ये बात तो ये समझ में आया। तो इस चीज को ध्यान रखना। एक और चीज है, हमें क्या करना है, ये न्यूट्रॉन जो हैं, जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं, इनकी ऊर्जा को बनाना है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, अब ये जो यूरेनियम 235 लिया, हम बोलते हैं कि क्या पूरी विखंडन अभिक्रिया में 235 यूरेनियम ही है क्या, नहीं भाई। जब आप यूरेनियम का गट्ठा लेते हो तो उसमें कुछ यूरेनियम 235 भी होगा, उसमें कुछ यूरेनियम 238 भी होगा, क्योंकि प्रकृति में 238 यूरेनियम सर्वाधिक है भाई, 99.3%। कुछ किताबों में 99.2% लिखा हुआ है, आप जैसा भी मान लीजिए। तो मैं बोलता हूँ 99% तो कौन सा है, 238 है। बचा कुछ 0.7 कौन सा है, 235 है। 234 थोड़ा सा कम है, 0.1, 0.2, 0.01 के आसपास ही बुलाता है कई किताबों में। तो ठीक है, तो हमने बोला मुख्यतः 235 से 238 है, और 238 की संख्या बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली किसके, 235 से। तो ये 238 वाला जो है ना, 238 वाला यूरेनियम 238 वाला जो है, इसकी भी खुद की एक खास बात है। क्या भाई, ये न्यूट्रॉनों का अवशोषक है। कौन से न्यूट्रॉनों का, वो न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा 1 से लेके 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होती है ना, ये उनको क्या कर लेता है, अवशोषित। अगर ये अवशोषित कर लेगा तो 235 का भी खंडन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। यूरेनियम 235 का भी खंडन नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दिक्कत मैं क्यों बता रहा हूं, तो ये समझिए कि जब हम मंदकों की सहायता से इस 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तीव्रगामी न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम कर रहे थे, तो कम करने के दौरान इसकी ऊर्जा इसके बीच में भी तो आएगी ना। और जब न्यूट्रॉन की ऊर्जा 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है, उस स्थिति में इन न्यूट्रॉनों का यूरेनियम 238 से क्या हो जाना, चिपक जाने की अवस्था, अवशोषित हो जाने की अवस्था अधिकतम हो जाती है। प्रायिकता बढ़ जाती है कि उसको कौन अवशोषित कर लेगा, 238 अवशोषित कर लेगा। 238 ने अवशोषित कर लिया तो यूरेनियम 235 का भी खंडन नहीं होगा। ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, तो श्रृंखला अभिक्रिया को चलाने के लिए कई दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को क्या करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो वापस से श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, तो हम बोलते हैं कि जब, सुन लीजिए श्रृंखला अभिक्रिया को आपको कैसे लिखना है, कि जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तो इसके विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं। ये तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को और वेग को कम कर पुनः
अन्य यूरेनियम 235 का विखंडन कराया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी में न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और वे न्यूट्रॉन शेष यूरेनियम का विखंडन करते रहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि यूरेनियम का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम ना हो जाए, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? हो गया, श्रृंखला अभिक्रिया डन हो गई। चलिए, अब श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? आंसर है 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये कैसे पता चले कौन सी नियंत्रित है और कौन सी अनियंत्रित है? चलिए इसको उतारें एक बार के लिए, डायग्राम उतार लीजिए, उसके बाद में बताता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। उसके बाद में श्रृंखला अभिक्रिया में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। वो अपन वैसे कल डिस्कस करेंगे, मैंने आपको ब्रीफिंग दे दिया है, कल उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये डायग्राम उतार लो जल्दी से। उतार लिया? हाँ भाई देखो, तो श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है और 2 प्रकार को बताने के लिए यहां पर एक गुणांक को प्रदर्शित करते हैं जिसे हम बोलते हैं पुनः उत्पादन गुणांक। पुनः उत्पादन गुणांक। रिप्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है, पुनः उत्पादन रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब ये रिप्रोडक्शन फैक्टर कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ये क्या चीज है? तो इसका एक फॉर्मूला है, हम लिखते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, समझना इस चीज को, श्रृंखला अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में मुक्त न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय उसी श्रृंखला अभिक्रिया की उपरोक्त पीढ़ी जो ऊपर यूज हुई है पीढ़ी से एक कम, पहले वाली, जैसे अगर ऊपर वाली दूसरी पीढ़ी है तो ये पहली पीढ़ी होनी चाहिए, अगर ऊपर वाली तीसरी पीढ़ी में मुक्त न्यूट्रॉन है तो नीचे वाली दूसरी पीढ़ी में मुक्त न्यूट्रॉन होने चाहिए। पीढ़ी से एक कम, पीढ़ी में मुक्त न्यूट्रॉन या भाग लेने वाले न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये है के, और इस के को जब हम देखते हैं प्रयोग से तो इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 आ पाता है। तो हम बोलते हैं कि सामान्यतः वही अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें के का मान क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। ये एक हमारा जनरलाइज फॉर्मेट हो गया। अब इस के का मान कुछ भी हो सकता है, इस के का मान 1 से कम हो सकता है, इस के का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है, इस के का मान 1 के बराबर भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले पर डिस्कस करते हैं, अगर के का मान 1 से कम है, 1 से कम है इसका मतलब ये है, थोड़ा समझना इस चीज़ को, अगर 1 से कम मैं 0.5 मान लेता हूँ, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब इसको समझना, ऊपर वाली पीढ़ी में मान के चल रहा हूँ दूसरी पीढ़ी और ये है पहली पीढ़ी में मुक्त न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये पता चल रहा है कि पहली पीढ़ी के अंदर तो 1 न्यूट्रॉन था और दूसरी पीढ़ी के अंदर कितने? 2 न्यूट्रॉन हुए, यही तो हो रहा है, ठीक। अब इसका मतलब क्या? 1 मिनट, मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल गलत लिख रहा हूँ, ऐसे कैसे लिख सकता हूँ?
इसका मतलब ये समझिए, इसका मतलब ये है कि पहली पीढ़ी में 2 न्यूट्रॉन, तो दूसरी पीढ़ी में कितने हुए? 1। तीसरी पीढ़ी में कितना होगा? 1/2। तो लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ, समझना इस चीज को, अगर इस k का मान 1/2 है तो ये बता रहा है कि अगर चौथी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 मान लेते हैं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, तो चौथी पीढ़ी के जस्ट आगे वाली पीढ़ी, जस्ट आगे वाली कौन सी? 5वीं पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो हो जाएगी 5। ठीक, फिर 5वीं पीढ़ी से आएंगे हम 6ठी पीढ़ी पे। 6ठी पीढ़ी में यही न्यूट्रॉनों की संख्या 5 से आधी मतलब 2.5 के आसपास, ठीक है, कम होती जाएगी। फिर 7वीं पीढ़ी के अंदर क्या होगा? ये इससे भी कम होगी, 1.25 होगी, और 8वीं पीढ़ी 1.25 का 0.6 के आसपास में चला गया, ये 6 तो 5। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या बता रही है? ये चीज हमें बता रही है कि 8वीं पीढ़ी आते आते तो न्यूट्रॉनों की संख्या 1 से कम हो गई। समझना, चौथी पीढ़ी में 10, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो 5वीं पीढ़ी में आधे हो गए, 10 के आधे कितने? 5। फिर 6ठी पीढ़ी में इसके भी आधे 2.5, 7वीं पीढ़ी में इसके भी आधे 1.25। अभी तक हमें इतना पता चला है कि न्यूट्रॉनों की संख्या 1 और 1 से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे 8वीं पीढ़ी आई हमें यह पता चला कि न्यूट्रॉनों की संख्या 1 से कम हो गई। 1 से कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, न्यूट्रॉन मुक्ति नहीं हुआ। ठीक है, न्यूट्रॉन मुक्ति नहीं हुआ तो फिर क्या वो आगे विखंडन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पता चला वो अभिक्रिया 8वीं पीढ़ी में होते होते तो उसने दम तोड़ दिया, वो श्रृंखला अभिक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसके लिए k का मान 1 से कम होता है वह कुछ समय पश्चात स्वतः ही बंद हो जाती है। वह स्वयंपोषी श्रृंखला अभिक्रिया नहीं बन पाती, उसका पोषण ही नहीं हो पाता। बात समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आया? इस चीज को समझिए, उत्तरोत्तर न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी आने से अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब न्यूट्रॉन मुक्त नहीं होगा या श्रृंखला अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा, और अगर न्यूट्रॉन ने श्रृंखला अभिक्रिया में भाग ही नहीं लिया तो फिर तो खत्म हो गई श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है ये बात। चलिए, तो ये हुआ कौन सी? ये स्वयंपोषी नहीं थी, ये स्वतः ही बंद होने वाली अभिक्रिया थी जिसे हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक, फिर आती है ऐसी जिसके लिए k का मान 1 होता है। k का मान 1 मतलब जितने ऊपर वाली पीढ़ी में है उतने ही नीचे वाली पीढ़ी में, उतने ही उससे पहले वाली पीढ़ी में होंगे। इसका मतलब अगर पहली पीढ़ी में 10 न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे थे तो अगली वाली पीढ़ी में भी 10 ही निकलेंगे, उससे अगली वाली पीढ़ी में भी 10 ही निकलेंगे, और उससे अगली वाली पीढ़ी में भी 10 ही निकलेंगे। ठीक है, हर एक पीढ़ी में मुक्त होने वाले या श्रृंखला अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या समान हुई। अगर समान न्यूट्रॉन भाग ले रहे हैं तो समान प्रकार से ही यूरेनियम का क्या करे होंगे? विखंडन करे होंगे। अगर यूरेनियम का विखंडन समान प्रकार से करेंगे, हर एक पीढ़ी में लेट सपोज करो पहली पीढ़ी में 10 यूरेनियम विखंडित हुए, उससे अगली पीढ़ी में भी 10 यूरेनियम विखंडित हुए, उससे अगली वाली पीढ़ी में भी 10 यूरेनियम विखंडित हुए, तो मुक्त होने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा एक साथ हो जाएगी या फिर नियत मान की ऊर्जा लगातार मुक्त रहेगी? तो हम बोलेंगे यूरेनियम चूंकि नियत मात्रा में विखंडित हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा जो मुक्त हो रही है वो भी नियत मात्रा में ही होगी। ठीक है, ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है जिसमें विखंडित होने वाले यूरेनियम की संख्या भी फिक्स हो जाती है, उनसे प्राप्त ऊर्जा भी फिक्स हो जाती है। ये श्रृंखला अभिक्रिया सबसे बेस्ट है बच्चों। यही वो श्रृंखला अभिक्रिया है जिसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। रचनात्मक कार्य मतलब जिनका उपयोग मानव कल्याण के कार्यों में हो। ठीक है, ये वो श्रृंखला अभिक्रिया है जिसे हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देने लायक बात क्या है वो समझिएगा। पूछा जाता है कि नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में कोई 2 अंतर लिखें। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और यहां पर है अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड श्रृंखला
अभिक्रिया। एक पॉइंट तो आप लिख सकते हैं, क्या? ऐसी श्रृंखला अभिक्रियाओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसी श्रृंखला अभिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट तो फिक्स हो गया है ना, ये मैं उतार भी नहीं रहा हूं। क्या इनको नियंत्रित किया जा सकता है, इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये आप उतार लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पुनः उत्पादन गुणांक का, न्यूट्रॉन फैक्टर का मान, रिप्रोडक्शन फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। जबकि इनके लिए k का मान कितना होता है? 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा का मतलब ये तो मैंने समझाया, हर बार समान मात्रा में न्यूट्रॉन मुक्त हो रहा है। इसमें क्या होगा, पहली पीढ़ी में अगर 1 न्यूट्रॉन मुक्त हुआ तो दूसरी पीढ़ी में अगर k का मान 2 होता, 2 होगा मतलब 1 से ज़्यादा हो गया, दूसरी पीढ़ी में 2, तीसरी पीढ़ी में 4, 2 के मल्टीपल में चलते जाओ, फिर चौथी पीढ़ी में 8, पांचवी पीढ़ी में आगे 16, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, 2 के मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे। कैसे? पहली पीढ़ी में अगर 1 न्यूट्रॉन था तो दूसरी पीढ़ी में इससे 2 से गुणा करो, फिर तीसरी पीढ़ी में इससे 2 से गुणा करो, कितना? 4, फिर चौथी पीढ़ी के अंदर इसे 2 से गुणा करो, 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर पांचवी पीढ़ी में हमने बोला 8 को 2 से गुणा करो, 16 न्यूट्रॉन, ठीक है। हर बार आप देखते जाएंगे हर पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या जो श्रृंखला अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर होने वाले यूरेनियम का विखंडन भी बढ़ता जाएगा लगातार। पहले में 1 यूरेनियम का विखंडन होगा, फिर 2 यूरेनियम का विखंडन, फिर 4 यूरेनियम का विखंडन, फिर 8 का, फिर 16 का। बताओ भाई, लगातार हर एक पीढ़ी में मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत मात्रा में ऊर्जा एक साथ ही पैदा हो जाएगी। ये वो है जिसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग करेंगे तो विनाश होगा। इसका मतलब ये है कि ये वो श्रृंखला अभिक्रिया है जिसका उपयोग परमाणु बम में किया गया था, ठीक है। परमाणु बम में कौन सी का? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा कुछ ही समय में मुक्त हो जाती है। तो तबाही तबाही, त्राहिमाम त्राहिमाम, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, पहला अंतर मैं बता चुका हूं जो इफेक्टिव है, ठीक। दूसरा अंतर, इनकी गति क्या होती है? नियत होती है, नियत एवं नियंत्रित। हर बार मैंने बताया ना, अगर पहली पीढ़ी में 10 न्यूट्रॉन थे तो अगले में भी 10 होंगे, फिर उससे अगले वाले में भी 10 होंगे, तो ये एक नियत दर से आगे की ओर बढ़ते हैं। जबकि ये तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, तीव्रगामी अभिक्रिया है ये, तीव्रगामी अभिक्रिया है ये, ठीक है, बहुत तेज गति से होती है। तीसरा, मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या होती है? नियंत्रित होती है। तो हम बोलते हैं मुक्त ऊर्जा नियंत्रित होती है या फिर नियत होती है। फिर इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। और चौथा और अंतिम क्या भाई? यह अभिक्रियाओं का उपयोग रचनात्मक कार्यों में, इसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में। रचनात्मक कार्य मतलब परमाणु भट्टी, नाभिकीय संयंत्र, है ना, इनमें किसका उपयोग किया जाता है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। क्यों? क्योंकि वहां पे यूरेनियम का दोहन करके हम विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं और विद्युत ऊर्जा से हमारे सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर ये बात ध्यान रखना, नाभिकीय संयंत्र में या परमाणु भट्टी के अंदर कौन सी चीज का उपयोग किया जाता है? कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। और इसका उपयोग विनाशकारी कार्यों में, विनाशकारी कार्यों में, परमाणु बम। ये तो सुनने में बहुत मजे आते होंगे तुम्हें,
ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही से डिस्कस करेंगे। आगे अपन कल और दिक्कतों के बारे में पढ़ेंगे कि श्रृंखला अभिक्रिया में दिक्कतें क्या होती हैं हमें। तो नियंत्रित और अनियंत्रित में पता चला, नियंत्रित अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, अनियंत्रित को नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए k का मान 1 होता है, ये नियत दर से काम करती हैं, इनसे मुक्त होने वाली ऊर्जा नियत होती है तथा इनका उपयोग रचनात्मक कार्यों में करते हैं। जबकि इनके लिए k का मान 1 से ज्यादा होता है, इनकी गति तीव्रगामी होती है, इनसे प्राप्त ऊर्जा अत्यधिक होती है तथा इनका उपयोग विनाशकारी कार्यों में किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से आपको काम करना है। डन हो गया ये। चलिए, लास्ट जो चीज मैंने आपको बताई, ये चीज ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। कोई भी 2 पॉइंट, मैं तो बोलूंगा ये 2 पॉइंट याद कर लो, ऊपर और नीचे वाले, इजी है। k का मान 1 के बराबर, k का मान 1 से ज्यादा, रचनात्मक कार्यों में, विनाशकारी कार्यों में हमेशा याद रहेगा ये, और यही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम विखंडन को पूरा कर देंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो परमाणु भट्टी है या नाभिक की भट्टी जो है, उसको अपन डिस्कस भी करेंगे। चलिए, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।